नमस्कार। आज हम राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार के संबंध में बात करेंगे। चूँकि सभी विषयों के लिए ये कॉमन बात होगी, पर जहाँ हम संदर्भ लेंगे तब हम हिंदी को आधार बनाते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी, उसमें बहुत सी बातें बताई थी कि साक्षात्कार में किन किन बिंदुओं का ध्यान देना है। फिर हमने पहले चरण के लिए जो साक्षात्कार तिथि घोषित हो चुकी है उनका छद्म साक्षात्कार भी रखा, मॉक इंटरव्यू रखा। उसमें जो कॉमन त्रुटियां थी उसमें किन किन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा, हमने फीडबैक भी दिया। लेकिन यहाँ हम उन सभी के लिए बताना चाहेंगे कि आरपीसी द्वारा आयोजित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उस इंटरव्यू में साक्षात्कार में किन किन बातों का आपको ध्यान देना है ताकि आपको श्रेष्ठतम अंक आ सके। आपका विषय ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, लेकिन ध्यान देना, मैं फिर कहना चाहूँगा, आपका विषय ज्ञान अभी भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाए और आप उनका उत्तर नहीं दे पाएँ, वो ठीक नहीं है। विषय ज्ञान होगा तभी आप आत्मविश्वास के साथ उसको व्यक्त कर पाएंगे। और कुछ व्यवहारिक पहलू है, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हिंदी विषय के साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं और कुछ कॉमन बातें जिनका आपको ध्यान देना है। तो आज हम साक्षात्कार के संबंध में 3 पहलुओं पर बात करेंगे, एक विषय ज्ञान की, एक अभिव्यक्ति पक्ष की और एक व्यवहारिक पक्ष की। तो ध्यान देना है कि कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में गरिमामय पद है और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी का वेतनमान होता है। आपका अकादमिक स्तर, आपको शोध अनुसंधान के अवसर मिलते हैं। तो यह आपके लिए एक अवसर है। अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं और साक्षात्कार अगर आपका अच्छा हो जाता है, अगर आप 18, 20, 22 तक नंबर ले आते हैं तो आपकी पूरी संभावना रहती है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो 155 के आसपास मेरिट रहने वाली है। 117 कट ऑफ रही है, जिसमें 1600 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। और पदों की अगर हम बात करें तो 214 पद हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो मेरिट रही उसे थोड़ा नीचे आएगी, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो अनुमान है 155 के आसपास 2-3 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है। सामान्य वर्ग की और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और वर्ग की बात करें तो अनुसूचित जाति वर्ग की आप समझिए 145 से 50 के बीच में, और 2-3 नंबर का जो है अंतर रहेगा अनुसूचित जनजाति वर्ग में। तो देखिए, आज हम बात करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि साक्षात्कार विषय ज्ञान के साथ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। विषय ज्ञान भी आपका अपडेट होना चाहिए, एकदम आपकी पकड़ होनी चाहिए विषय पर। आप जैसे ही साक्षात्कार बोर्ड का सामना करेंगे, शुरू के 2-4 मिनटों में ही साक्षात्कार बोर्ड में जो पैनल में विशेषज्ञ होंगे, जो आरपीसी के सदस्यगण होंगे, वे आपको पहचान जाएंगे और आपका आकलन हो जाएगा कैसा है। तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ और विनम्रता के साथ साक्षात्कार बोर्ड में प्रवेश करें। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहारिक पक्ष की। व्यवहारिक पक्ष यानी आपका साक्षात्कार बोर्ड में प्रवेश करना और आदर के साथ उनके साथ संवाद करना, आत्मविश्वास के साथ आंख से आंख मिलाते हुए बात करना, और जब आपका साक्षात्कार पूरा हो तो धन्यवाद के साथ जो है आप प्रस्थान करें। तो ध्यान देना। और उसके साथ साथ आपका उस समय का, जिस दिन आपका साक्षात्कार हो, आपकी गणवेश सही होनी चाहिए। सामान्य रूप से आप पुलिस वाले शूज पहने और
आपकी पैंट और आपका जो शर्ट हो वो हल्के कलर का हो, और एक बार आप उसको पहले पहन लें। ये नहीं कि आपने पहना ही नहीं, नया सिलाया और सीधे वहाँ पहुँच जाएं, तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको भी। सहजता से रहने के लिए आप उसको पहले पहन लें और इस हिसाब से आप जो है उस गणवेश में जाएं। तो सामान्य गणवेश पहनकर जो है बोर्ड के सामने जाएं। साक्षात्कार कक्ष में सहजता से प्रवेश करें, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, आराम से आप जो आपको साक्षात्कार कक्ष का द्वार होगा उसको धीरे से खोलते हुए आप अंदर प्रवेश करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, और आपको जैसे ही बोर्ड के सदस्य कहेंगे आप बैठिए, तो आपको उस कुर्सी पर बैठना है, अन्यथा थोड़ी देर के लिए आपको खड़ा रहना है। और उसके बाद में मैंने देखा, अभी जो हमने छद्म साक्षात्कार करवाया था उसमें मैंने नोट किया कई लोग कुर्सी पर जो है पाँव इस तरह से टेढ़े कर देते हैं, यूं हाथ करके बैठ जाते हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें आपकी अहंकार की भावना झलकती है, और उसमें आपको एकदम सीधे बैठना है, न आगे झुकना है न पीछे कड़क होकर बैठना है, सामान्य रूप से बैठना है, सहजता से बैठना है। और बोर्ड सदस्यों का विनम्रता से अभिवादन करना है, आदर सूचक शब्दों के साथ संवाद करना है। जी लगा सकते हैं आप, बताइए, श्रीमान लगा सकते हैं, इस तरह से आपका वो भाव झलकना चाहिए। साक्षात्कार पूर्ण होने पर बोर्ड सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शांति से प्रस्थान करना, और जब आप प्रस्थान करें तो उस समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो कुछ था हो गया, आत्मविश्वास के साथ आपने अपनी बात रखी और उसी विश्वास के साथ आपको जो है प्रस्थान करना। ये व्यवहारिक पक्ष से इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे इसी व्यवहारिक पहलू को अगर हम देखें तो आपको इससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। शुरुआत आपके परिचय से होगी, आप क्षेत्र के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है, आपकी रुचि क्या है, विशेष योग्यता आपकी किस में है, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, खेल से आप जुड़े रहे हैं या लेखन से जुड़े रहे हैं या किसी और क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करें। अन्य सेवा यथा स्कूल शिक्षा से कॉलेज शिक्षा में आने का कारण क्या है, क्योंकि इस बार जो कॉलेज सहायक आचार्य का साक्षात्कार दे रहे हैं उनमें से अधिकांश स्कूल शिक्षा के व्याख्याता हैं या अन्य किसी पद पर शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो ध्यान ये देना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका कोई सटीक उत्तर नहीं होता है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि मैंने इसकी तैयारी की है, क्योंकि मैं स्कूल शिक्षा में हूँ और वहाँ स्कूल के बालकों से हमारा मिलना होता है, छात्रों से मिलना होता है। लेकिन यहाँ अगर हम आएंगे तो हमारा सीधा संवाद युवा वर्ग से होगा, और कॉलेज शिक्षा से निकलने के बाद सीधे वे देश की सेवा के लिए जाएंगे, वे सीधे जो है सेवा क्षेत्र में उतरेंगे, तो उनसे हमारा सीधा संवाद होगा। और साथ में ये जरूर बताएं कि कॉलेज शिक्षा में आने का जो एक बड़ा कारण है अकादमिक स्तर, और साथ साथ में आपको शोध अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। इन सभी कारणों को इस तरह से आपको बताना है कि उसमें आपको लगे नहीं कि ये सारी बातें जो है औपचारिक रूप से कह रहे हैं, ऐसा नहीं लगे। और ये भी ध्यान देना है कि कोई नकारात्मक बिंदु नहीं बताना है कि वहाँ पिछली बार हमने जो छद्म साक्षात्कार किया उसमें बताया था कि वहाँ कॉलेज में समय ज़्यादा मिलता है। समय तो भाई 24 घंटे होता है। ये नहीं बताएं कि स्कूल में कालांश अधिक लेने होते हैं, कॉलेज में कम लेने होते हैं, या ये भी नहीं बताएं कि वहाँ वेतन ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक आदर्श जवाब देना है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और ये भी पूछा जा सकता है आपका चयन क्यों किया जाए, तो ध्यान देना है कि जो जिसमें योग्यता होगी उसका चयन होगा ही। तो आपको इस तरह का संतुलित उत्तर देना है ताकि उनको लगे कि ये बिल्कुल सही है, योग्य है, इसका चयन करना है। अब देखिए हम बात करेंगे विषय ज्ञान की। एक व्यवहारिक पक्ष की बात की, रुचि, पृष्ठभूमि, उससे संबंधित बात की। अब यहाँ विषय ज्ञान आपका परखा जा चुका है,
लेकिन आपका जो अभिव्यक्ति पक्ष होगा वो विषय ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। आपको किसी विषय पर पूछेंगे, साक्षात्कार देने जा रहे तो स्वाभाविक है आपका विषय से संबंधित ही आपका साक्षात्कार होगा। व्यक्तित्व परीक्षण परखा जाएगा, लेकिन आपको सवाल जो पूछे जाएंगे विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। आपको ये पूछा जा सकता है कि आपके प्रिय कवि कौन हैं, आपका साहित्य में कौन सा पक्ष मजबूत है, अपने विषय में कौन सा पक्ष मजबूत है, आपने इन दिनों क्या पढ़ा है, या आपकी प्रिय विधा क्या है, या आपको किससे संबंधित प्रश्न पूछें। आप जो भी वहाँ नाम लें उसको अच्छे से तैयार करें। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल, आधुनिक काल के किसी कवि, किसी लेखक का नाम ले सकते हैं, लेकिन जिनका भी नाम लें, किसी कवि का नाम लें तो उनके विविध पहलुओं को तैयार रखें। कम से कम 2-3 छंद याद रखें, उसका भाव पक्ष, उसका शिल्प पक्ष और उसको कैसे आप अध्यापन करवाएंगी वो भी तैयार रखें। तो इन सभी बिंदुओं का ध्यान देना है। तो ध्यान देना, अपने विषय को अच्छे से तैयार करें, अपने विषय के जिस पक्ष पर बात करें उसे गहराई से विश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करें। ध्यान देना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें का अर्थ है आप जवाब ऐसे दें कि उसी प्रश्न के भीतर से आगे प्रश्न बनते जाएं। हमने अभी जो छद्म साक्षात्कार आयोजित किया था 6 अक्टूबर को, उसमें हमने देखा कि कई ऐसे सदस्य थे जिन्होंने सीधा उत्तर दिया, तथ्यात्मक रूप से आगे कोई बात बढ़ाई नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि जिनका जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है, उसके अलावा नहीं देना है, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत करना है कि उसके ऊपर ही आगे से आगे प्रश्न पूछे जाए। जैसे एक अभ्यर्थी को भी पूछा था किसी कवि के बारे में, उनकी रचना का नाम बताइए, उनको उस कवि की रचना का पता नहीं था, किसी और कवि की रचना बता रहे, तो ये ठीक नहीं। आपको पूछें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताइए, आप कहें कि शुक्ल जी का तो नहीं पता लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये किया है, वो आपको नहीं बताना है। आपको अगर पूछा जाएगा तो बताना है। आपको जिनके बारे में पूछा जाए, चाहे वो किसी लेखक के बारे में हो, चाहे किसी कवि के बारे में हो, उनके बारे में जो भी आपको जानकारी है वो बताएं। प्रायः ऐसा होता है कि आपको पूछा जाता है आपके प्रिय कवि या प्रिय लेखक। ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है आपके प्रिय लेखक का नाम पूछ लिया और फिर पूछा जाएगा उस लेखक के अलावा इस विधा में किसने लिखा है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो विकल्प वो भी तैयार रखना है। यानी उत्तर आपको ऐसे देना है कि उसी उत्तर से आगे प्रश्न जो है बनते जाएं, ताकि आपका साक्षात्कार का वो जो 15-20 मिनट का समय है, 20-25 मिनट का वो समय अच्छा निकले। और पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न कौन से होंगे? कॉमन बात, अगर हम हिंदी की करें, आपके क्षेत्र का हिंदी भाषा साहित्य में क्या योगदान है? आप राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले, पूछा जा सकता है बीकानेर के किसी साहित्यकार का नाम बताइए। आप अगर वहाँ नहीं बता पाए तो ठीक नहीं है। वहाँ कम से कम जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार हुए हैं, चाहे आप नंद किशोर आचार्य का बता सकते हैं या किसी का भी बता सकते हैं, आपको कम से कम अपने क्षेत्र के साहित्यकारों का ध्यान रखना है। उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में पूछा जा सकता है, वे चर्चित क्यों है, किस क्षेत्र में उनका योगदान, ये पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में आपका कौन सा पक्ष मजबूत है, ये पूछा जा सकता है। आपका साहित्य में विशेष या वैकल्पिक विषय क्या रहा है? जब आप स्नातकोत्तर करते हैं तो आपका एक वैकल्पिक विषय होता है, वो क्या है? कई जने जो है बता नहीं पाते हैं कि भूल गए, ये ठीक नहीं है, आप उसको देख के जाएं। आपका लोक साहित्य हो सकता है, भक्ति काल हो सकता है, आधुनिक काल की किसी विधा पर हो सकता है, कथा साहित्य, कथेतर साहित्य, तो उसको थोड़ा सा जो है तैयार करके जाएं। ध्यान देना, घबराना नहीं। आपको उत्तर आ रहे हैं, मैंने नोट किया कि आ रहा है सब कुछ, लेकिन पूछा तो ऐसा डर, ऐसा फोबिया कि पता नहीं क्या होगा, आप बता नहीं पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि सिलेक्शन आप में से ही करना है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ अगर आप 20-25 मिनट वहाँ निकाल पाएंगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे। तो किसी दबाव में नहीं रहना है। अब ये पूछा जा सकता है आपकी प्रिय विधा कौन सी है? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, किसी विधा से संबंधित पूछ सकते हैं, या कविता का आप कह सकते हैं। आपके प्रिय कवि लेखक, मान लो आपने बता दिया अपना प्रिय कवि बिहारी का नाम ले लिया, या तुलसीदास का, या संत कबीर का, तो उनके बारे में आपको उनकी जो सामान्य पृष्ठभूमि है ये जरूर तैयार करना चाहिए
कि आलोचकों ने उनके बारे में क्या कहा है और उनका कृतित्व व्यक्तित्व कैसा है, ये ध्यान देना है। और एक दो छंद जरूर याद रखना, उनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो जरूर याद रखना। प्रिय कवि की पंक्तियां पूछी जा सकती है, आपके प्रिय कवि जिनका आप नाम लें उनकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती है। 21वीं शताब्दी की चर्चित साहित्य घटनाएं कौन सी है, 21वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, साहित्य में क्या परिवर्तन आया, किन किन विमर्शों पर लिखा जा रहा है साहित्य, क्या बदलाव आ रहे हैं, अद्यतन साहित्य में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसको थोड़ा अपडेट रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहें। तो आप पत्र पत्रिकाओं का नाम ले सकते हैं, वे पत्रिकाएं क्यों चर्चित रही है, तो इनसे संबंधित जो है आप थोड़ा देख के जाएं पहले से। साहित्यिक संस्थाएं नागरिक प्रचारणी सभा से लेकर के हिंदी साहित्य सम्मेलन से लेकर के वर्तमान संदर्भ तक जो जो साहित्यिक गतिविधियां आयोजित हुई है साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से, उनके बारे में भी देख कर जाएं। कौन कौन से पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, कम से कम पिछले 3-4 सालों में किन किन रचनाओं पर साहित्य अकादमी दिया गया उनको देख के जाएं। ज्ञानपीठ किन किन को दिए गए ये पूछा जा सकता है, व्यास सम्मान किन को दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, और जो साहित्य के जो सम्मान हैं, चाहे वो बिहारी पुरस्कार हो या अन्य अकादमियों द्वारा दिए जाते वो हो। जैसे राजस्थान में कौन कौन सी साहित्य की अकादमियाँ हैं, तो कौन सी साहित्य अकादमी है, कौन सी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ आई हुई है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन हैं, और उनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं, जैसे साहित्य अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर मधुमती निकालता, ये पूछा जा सकता है। बीकानेर से हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की कौन सी पत्रिका है, तो वहाँ भी तैयार करके जाए। जागती ज्योत है, मधुमती है, या बाल साहित्य अकादमी कहाँ है जयपुर के बारे में, तो इनको आप देख के जाए। ये सारा जो है आपको गूगल पर मिल जाएगा, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से PDF भी देख सकते हैं। इसी तरह समसामयिक पत्र पत्रिकाएं ये सारी हो गई, इनके बारे में जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। और फिर देखते हैं हम अभिव्यक्ति पक्ष। ध्यान देना, अभिव्यक्ति पक्ष में किसका विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास नॉलेज है। मैंने ये नोट किया है, अभी जो हमने मॉक इंटरव्यू किया था उसमें नॉलेज है, लेकिन वे दबाव में आ जाते हैं और व्यक्त नहीं कर पाते। तो आपको पहली बात है कि आत्मविश्वास रखना है। इसके लिए आप अपने स्तर पर अपने मित्रों के साथ बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं कि आपको बहुत कुछ आ रहा है, और सच ये है कि आपको बहुत कुछ आता है। और इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठने वाले होते हैं वो सामान्य रूप से सहजता से आपसे सवाल करते हैं और आपको देखते हैं कि विषय की कितनी गहराई है और कैसे उसको व्यक्त कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लगातार 1, 2, 3, 4 सवाल, कोई इस तरह के तथ्यात्मक सवाल है वो आप नहीं बता पाए, कोई दिक्कत नहीं। वो तथ्यात्मक सवाल अगर आपको कोई सन पूछ ली या किसी रचनाकार का नाम पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे सवालों के जवाब नहीं आए, और जब इस तरह का आपको अवसर मिले तो आप अपने अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास करना। तो ध्यान देना, जितना पूछा जाए उसका आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें, अतिरिक्त बोलने से बचें। यानी पूछा आपको जो गया है जिस कवि का लेखक का उसी के बारे में बताएं, और जो पूछा गया वही बताएं। आपको पूछा गया भाव पक्ष से संबंधित, या जैसे कबीर के बारे में पूछा है रहस्यवाद का, आप कबीर के बारे में अन्य चीजें बता रहे हैं, तो ठीक नहीं है। कबीर में अद्वैतवाद कैसे और किससे प्रभावित है, आप कहें कि कबीर में दाम्पत्य प्रतीक वहां से आए, कबीर में अहिंसा का प्रभाव वैष्णव से आया, नहीं। आपको पूछा है उसका उत्तर दें और उसको पूरा जोड़ते हुए बताएं, तो आपका साक्षात्कार निश्चित रूप से अच्छा होगा। और वो आपको आपके अंदर है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको उस समय व्यक्त करें और अतिरिक्त बोलने से बचें। पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो सहजता से मना कर दें, किंतु परंतु की स्थिति नहीं रखें। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और कई बार ये भी होता है, जैसे आपको पूछा, अभी हमने पूछा था रसखान के बारे में पूछा, रसखान का नाम लिया एक कैंडिडेट ने, पूछा रसखान का कोई छंद बताइए, तो उसमें याद नहीं आया। अब हम चले गए आधुनिक काल पे, 5-7 मिनट निकले और फिर याद आया, तो वो कैंडिडेट कह रहा अब रसखान का मुझे छंद याद आ गया। तो आपको याद आ गया होगा, लेकिन उसमें नहीं बताना है। आपको तत्काल अगर पूछा और आपको आ रहा है तो उनका कोई कवि सवया बता दीजिए। नहीं है तो ये नहीं कि आप 5-7 मिनट आपको आधुनिक काल के किसी लेखक के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में या प्रसाद के बारे में
या अन्य किसी लेखक कवि के बारे में पूछा जा रहा है, आप उसमें बोले कि हाँ अब मुझे वो छंद याद है, वो ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद देखिए श्यामपट्ट कौशल जो है आपका वो देखा जा सकता है। श्यामपट्ट पर आपका ध्यान देना। शिक्षण कौशल, आपने किसी कवि का नाम लिया तो आपसे ये कहा जा सकता है कि आप उस कवि की कविता पढ़ाइए, ध्यान देना। तो आप अगर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक के किसी कवि का नाम ले तो उनका जो छंद में लिखी गई कविता है वो एक छंद इस तरह से तैयार करें कि उसका भाव पक्ष भी आप बता पाएं और उसका कला पक्ष भी आप जो है बता पाएं, उसमें क्या है, कौन से छंद में कविता है। अभी पूछा था एक कैंडिडेट ने नाम लिया भूषण का, भूषण के बारे में पूछा कि कोई उनका कवित सवया, उनका कोई छंद, तो उन्होंने जो छंद था उसका कवित का पहले चरण का पूर्वार्ध छोड़ दिया और आगे से लिखना शुरू किया। वो भी ठीक नहीं। आप किसी एक का स्वयं नाम ले रहे हैं, उनका कोई छंद याद नहीं है, ये एक नकारात्मक जो है आपके लिए है। तो ऐसा करने से बचे। जिनका नाम लें उनका तो कम से कम आपको छंद आना ही चाहिए। वो अपनी तरफ से पूछे, वो हो सकता है आपको उसमें याद नहीं हो, वो कोई उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाकार है उनके बारे में ये इतनी जानकारी जरूर रखें। तो आपको शिक्षण कौशल के रूप में कहा जा सकता है क्या पढ़ाई। तो ध्यान देना, बोर्ड पर अगर आपको खड़ा करें तो आप कैसे लिखेंगे। अभी कैंडिडेट को हमने कहा था कि उनका छंद पढ़ाइए, तो उन्होंने ऐसे लिखना शुरू किया, हाथ ऐसे पढ़ा, ये ठीक नहीं है। आप इस तरह से खड़े रहें और यहाँ उनका जो है छंद लिखें ऐसे, और बोलते हुए लिखें। और कोशिश करें कि अगर छंद है, कोई पद है या भक्ति काल तक का कोई इस तरह का है, तो उसको गा कर के जो है आप उच्चरित करें, तो वो और ज़्यादा प्रभावी होगा। इसका अभ्यास भी कर सकते हैं आप। और उसके साथ साथ उसको जो है आप उसकी व्याख्या भी करें, भाव पक्ष कला पक्ष दोनों बताएं। उसमें ये नहीं देखना ये क्या सोच रहे होंगे, आपका हाथ सही होना चाहिए आप। और बोर्ड पर जाएं तो ध्यान देना, हो सकता है आपसे पहले वाला कैंडिडेट बोर्ड पे कुछ लिख के गया और साफ नहीं किया, तो आप उसको पहले साफ करें फिर लिखें। जब आपको बोर्ड के सदस्य आपको कहें कि आप हो गया काम, तो आप उसमें बोर्ड को साफ करके उसके बाद में बैठें। और भाषा कौशल भी देखा जा सकता है। भाषा कौशल के लिए श्यामपट्ट पर कठिन शब्द लिखवाए जा सकते हैं। ऐसा होता है, 2-4 जो कठिन शब्द है वो आपको दे दिए गए कि आप लिखिए, नुपुर शब्द लिखिए, श्रीमती लिखिए। इस तरह के जो शब्द है सामान्य रूप से कई लोग उसमें त्रुटियां करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी वो त्रुटिपूर्ण रूप से आते हैं। तो ऐसे शब्द आपसे लिखवाए जा सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करता है वो अभी जारी हुआ सितंबर महीने में नया, उसको भी देख लें, हमने उसको ग्रुप में डाला है। तो इस तरह से आप अपने साक्षात्कार की तैयारी करें और अपने क्षेत्र विशेष का जरूर ध्यान रखें। जो जो चर्चित रचनाकार है, अपने आसपास साहित्यकार है, उनको अच्छे से तैयार करें, अपनी विषय वस्तु को अच्छे से तैयार करें। और ध्यान देना, मैंने ये नोट किया है जो मॉक इंटरव्यू करवाया था उसमें, कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप वहाँ आकर के धाराशायी हो जाते हैं, आप अपना आत्मविश्वास खो देते। ऐसा नहीं करें, क्योंकि सामने जो बैठे हैं वो आप जैसे ही हैं। आपने जिस स्तर की तैयारी की है और लिखित परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत कुछ है। आवश्यकता इस बात की है कि आप आत्मविश्वास के साथ वो 20-25 मिनट आप निकालें, सहजता से रहें, आपका साक्षात्कार अच्छा होगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।